हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। जैसे कि मैं पार्ट वन पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ये पार्ट 2 होने वाला है वीडियो। सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि ये जो है ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर का जो पॉलिटी का फाउंडेशन हुआ था, क्या पॉलिटी का फाउंडेशन हुआ था, उसका नोट्स है। और इस नोट्स के माध्यम से हम पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। तो समझिए कि ये एक टारगेट है, क्या टारगेट, कम समय में इस नोट्स को हम लोग पूरा देखेंगे। तो अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे साथ बनिए। और आज का ये पार्ट नंबर 2 होने वाला है। तो पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर उसको देखिएगा। तो चलिए अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे का भारत शासन अधिनियम। जब तो देखिए क्या है, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो एवं एक्ट कहा जाता है। इस अधिनियम को मार्लो मिंटो एक्ट कहा जाता है क्योंकि इस अधिनियम को भारत सचिव पर आसीन लॉर्ड मार्ले और भारत के वाइसराय पद पर आसीन लॉर्ड मिंटो ने मिलकर बनाया था। क्या जब उस समय था तो कौन ब्रिटेन में था, जो लंदन में थे उस समय कौन थे, तो उस समय सचिव पद होता था लंदन में। तो सचिव पद पर कौन थे, लॉर्ड मार्ले थे। और यहाँ पे कौन थे वाइसराय के आसन पर, तो लॉर्ड मिंटो थे। जब इस समय अधिनियम पारित हुआ था तो उस समय कौन थे प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो एच एक्विट थे। कौन थे, एच एक्विट थे। अब देखेंगे कि प्रमुख विशेषता है, इसको क्या क्या प्रमुख विशेषता है। तो इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। वैसे निर्वाचन प्रणाली जिसमें उम्मीदवार भी मुसलमान होते हैं और मतदान भी मुसलमान ही होते, उसे ही पृथक पर निर्वाचन प्रणाली कहा जाता है। दोस्तों 1919 के अधिनियम के तहत, 1909 के अधिनियम के तहत ये पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। पृथक निर्वाचन क्या होता है, जो उम्मीदवार होता है, उम्मीदवार भी मुसलमान होगा और जो उसका वोट देगा वो भी मुसलमान होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसमें। इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि वाइसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया जाएगा। आज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय बन गए। ठीक है। और इसमें यह प्रावधान दिया गया कि जो वाइसराय का कार्यकारिणी परिषद है उसमें एक भारतीय को शामिल किया जाएगा। और ये शामिल होने वाला पहला व्यक्ति कौन है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य के बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया गया। इस क्या दिया गया कि जो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य हैं वो बजट पर क्या मतदान कर सकेंगे, इसके अनुसार दिया गया। और क्या दिया गया, तो इसमें इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न का अधिकार दिया गया। जो दोस्तों अगर पूरक प्रश्न पहले नहीं पूछते थे, अब वो भी पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। ये 1919 के अधिनियम, 1909 के अधिनियम के तहत दिया गया, जिसको क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। सबसे पहला बात करेंगे कि कितना 4 प्रावधान दिया गया। पहला पृथक निर्वाचन लाया गया, क्या पृथक निर्वाचन लाया गया। दूसरा क्या हुआ कि वाइसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को ऐड किया गया। और तीसरा पर यही है कि बजट पर, जो केंद्रीय विधान परिषद था उसको बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया। चौथा क्या था कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। तो दोस्तों अब आगे पढ़ेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम क्या है, तो इस अधिनियम को उस समय भारत सचिव पर आसीन कौन थे, लॉर्ड मॉन्टेगू और भारतीय वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने मिलकर बनाया, जिस कारण 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है।
इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। और ये बीपीएससी 60वीं में पूछा गया है। दोस्तों 1919 के शासन अधिनियम को देखते हैं, भारतीय शासन अधिनियम। तो जब इस 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था, उस समय कौन थे वाइसराय? यहाँ कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड सुधार थे। और सचिव पद पर आसीन कौन था उस समय? तो सचिव पद पर उस समय कौन थे? लॉर्ड मेंटेगू था। जिसके कारण से 1919 का भारत शासन अधिनियम को क्या बोला गया? तो इसको मेंटेगू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? तो लॉर्ड जॉर्ज थे। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करना तथा आर्थिक से अधिक समय तक भारत में शासन करना था। दोस्तों 1919 को शासन अधिनियम मतलब भारत शासन अधिनियम लागू करने का उसका उद्देश्य थे कि भारत का आर्थिक शोषण करना है और अधिक से अधिक भारत में शासन करना है। ठीक है, इसका जो प्रमुख विशेषता वो देखेंगे 1919 का प्रमुख विशेषता। तो यहाँ पे क्या है कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को गठन को लेकर प्रावधान किया गया, जिसमें एक राज्य परिषद और दूसरा केंद्र विधानसभा का गठन किया गया। दोस्तों इस अधिनियम के तहत 1919 के अधिनियम के तहत विधायिका को द्विसदनीय मतलब केंद्र में द्विसदनीय स्थापना करने की घोषणा किया। जैसे एक विधायिका को गठन लेकर प्रावधान किया गया, जिसमें क्या होगा कि एक तो राज्य परिषद होगा और दूसरा क्या होगा? केंद्र विधानसभा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लागू किए गए, जिसके तहत काम करने वाले विषय को दो भाग में बांटा गया, जिसमें पहला आरक्षित विषय था और दूसरा हस्तांतरित विषय हुआ। अब इसमें नोट्स में देखेंगे तो नोट्स में क्या है कि लियोनस कार्टियस ने अपनी पुस्तक डार्कियस में प्रांतों में द्वैत शासन को लेकर व्याख्या प्रस्तुत किया, जिस कारण उन्हें प्रांतों में द्वैत शासन के जनक भी माना जाता है। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था कि प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया। तो द्वैत शासन लाया गया जो दो विषयों में इसको विभाजित किया गया। एक तो आरक्षित विषय था, दूसरा हस्तांतरित विषय। तो लियोनस कार्टियस ने यह बात अपने पुस्तक डार्की में उल्लेख किया, जिक्र किया कि प्रांतों में द्वैत शासन को लेकर व्याख्या प्रस्तुत किया, जिसके कारण लिनियस कार्टियस को क्या बोला जाता है? द्वैत शासन का जनक माना जाता है। आगे देखेंगे कि इस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत हुआ। क्या? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत ही हुआ। इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। दोस्तों पहली बार 1919 के अधिनियम के तहत ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट से राज्य बजट को अलग कर दिया गया। कब? 1924-25 में। कब? केंद्र बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट। तो इस अधिनियम में लोकसभा आयोग का गठन को लेकर प्रावधान किए गए, जिसमें इस प्रावधान के तहत ही संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में हुआ। दोस्तों 1919 के अधिनियम के तहत ही संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में हुआ। इस अधिनियम के तहत सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। एक तो था 1909 का पृथक निर्वाचन प्रणाली और दूसरा कब लाया? 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन अधिकार दिया गया, जिसमें सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक था, उसका यहाँ पे पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। अगला है पॉइंट कि इस अधिनियम
इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि यह अधिनियम भारत में सुचारू रूप से लागू हुआ है या नहीं, इसकी जांच को लेकर 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। 1919 भारत शासन अधिनियम के जांच हेतु ही लंदन में 8 नवंबर 1927 ईस्वी को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग का गठित हुआ, जिसे साइमन कमीशन आयोग कहते हैं, और इस आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज थे, जिस कारण इस आयोग को सवेत कमीशन आयोग कहा गया। दोस्तों 1919 का भारत शासन अधिनियम था, इसको जांच पड़ताल करने के लिए एक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको चेक करने के लिए 10 साल के बाद एक वैधानिक आयोग लंदन में गठन किया गया, किसका, सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में, कब, 8 नवंबर 1927 में, जिसमें 7 सदस्य थे। कितना थे? 7 सदस्य थे। या सातों क्या थे? यहाँ 7 सदस्य या सातों के सातों अंग्रेज थे, जिसके कारण इसको क्या बोला गया, वाइट कमीशन। क्या बोला गया? वाइट कमीशन, सवेत कमीशन बोला गया। आगे चलते हैं तो अब आ गया है भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम को देखते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम हम लोग के क्या बोलता है, साइमन कमीशन आयोग ने अपने रिपोर्ट वर्ष 1930 ईस्वी में दिया था। ठीक, इस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने हेतु लंदन में 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोल सम्मेलन 1932 ईस्वी में आयोजित हुए। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ही 1935 का शासन अधिनियम पारित हुआ। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। दोस्तों जब भारत में 1928 में साइमन कमीशन आया था, क्या 1928 में साइमन कमीशन आया था, तो उसी का जांच पड़ताल, उसी पर जो रिपोर्ट अपना 1930 में दिया था, उसी पर विचार विमर्श करने हेतु 3 गोलमेज सम्मेलन किया गया। कितना? 3 गोलमेज सम्मेलन किया गया। प्रथम गोल सम्मेलन 1930 में किया गया, दूसरा कब किया गया तो 1931 में किया गया, और तीसरा कब किया गया तो 1932 में किया गया। और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन के अनुसार तीसरा गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 1935 का भारत शासन अधिनियम का गठन किया गया, और ये ब्रिटिश संसद द्वारा सबसे बड़ा अधिनियम था। क्या? सबसे बड़ा अधिनियम गठन किया गया। अब आगे चलते हैं इस पॉइंट में और क्या कह रहा है। तो इस अधिनियम में 321 धारे और 10 अनुसूचित थी, लेकिन इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। दोस्तों जब 1935 का अधिनियम पारित हुआ तो इसमें आर्टिकल कितना था, अनुच्छेद 321 था, और इसमें जो शेड्यूल था अनुसूची वो 10 अनुसूचित थे। इस अधिनियम के पारित होने के समय भारतीय वायसराय लॉर्ड विलिंगटन था। क्या? लॉर्ड विलिंगटन था। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन थे। इस अधिनियम के प्रमुख विशेषता निम्न है। प्रमुख विशेषता क्या क्या है वो देखेंगे। तो पहला विशेषता यहाँ पे है दोस्तों, इस अधिनियम में कहा गया कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर भारतीय संघ बनाया जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम के तहत भारत में संघीय शासन प्रणाली लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन ध्यान रहे कि देशी रियासत संघ में शामिल होने का इनकार कर दिया, जिस कारण से भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आ सका। दोस्तों 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत
केंद्र में संघीय शासन प्रणाली लागू करने का प्रयास किया गया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो देशी रियासत था, देशी रियासत वाला लोग यहाँ माना कर दिए, शामिल होने से इनकार कर दिए, जिसके कारण ये अस्तित्व में नहीं आ पाया। नेक्स्ट इसमें पॉइंट देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट बोला प्रांत। प्रांत प्रांत को क्या बोलते हैं? राज्य। तो राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन को लेकर प्रावधान किया गया। 1935 के तहत राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो प्रांत में द्विसदनीय विधायिका को स्थापना को लेकर प्रावधान किए गए। इस प्रावधान को लेकर उस समय के भारत के 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायक का गठन किया गया, जो कि निम्न है। 1935 के भारत शासन के अधिनियम द्विसदनीय विधायिका द्विसदनीय विधायिका को गठन को लेकर प्रावधान किए गए। उस समय 11 प्रांत था, जिसमें से 6 प्रांतों में द्विसदनीय गठन किया गया, जो निम्न है। पहला हो गया बिहार, दूसरा बंगाल, तीसरा असम, चौथा मुंबई, पांचवा मद्रास और छठा कौन था? संयुक्त प्रांत था, जिसको अब क्या बोलते हैं? यूपी बोलते हैं। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं जो इस अधिनियम में यह प्रावधान था कि प्रांतों में विधानसभा के चुनाव होंगे। इस प्रावधान के तहत प्रांतों में विधानसभा के चुनाव वर्ष 1937 ईस्वी में हुए, जिनमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार का गठन किया, जो निम्न है। इस 1935 अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि प्रांतों में विधानसभा के चुनाव होंगे। किसका? विधानसभा के चुनाव होंगे। और चुनाव हुआ कब? 1937 में चुनाव हुआ। और चुनाव हुआ 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने जीत लिया। क्या? कांग्रेस ने जीता। अब बात करेंगे कि कौन कौन कांग्रेस ने जीता। तो यहाँ पे है, देखिए कौन कौन कांग्रेस ने जीता। तो पहला नंबर में बिहार में जीता, दूसरा उड़ीसा, तीसरा असम, चौथा मध्य प्रांत, चौथा संयुक्त प्रांत, छठा मद्रास, सातवां मुंबई, आठवां क्या? उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को। इस अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और स्वायत्तता की स्थिति प्रदान की गई, जिसे प्रांतीय स्वायत्तता कहा जाता है। इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थे। दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता कब दिया गया? तो 1935 के अधिनियम के तहत ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि इस अधिनियम के तहत द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। क्या? इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। और इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि भारत में बर्मा को अलग किया जाएगा। बर्मा किसको नाम है? तो म्यांमार को नाम है। किसको नाम है? म्यांमार को नाम है। तो इसी 1935 के तहत ही प्रावधान किया गया कि भारत से बर्मा को अलग किया जाएगा। तो भारत से बर्मा कब अलग हुआ? तो इस अधिनियम के तहत ही भारत परिषद नामक संस्था को समाप्त कर दिया गया। भारत नामक संस्था को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना को लेकर प्रावधान किए गए थे। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 ईस्वी में हुई। संघीय न्यायालय के प्रावधान किए थे, जो कि 1937 में इसका स्थापना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि और क्या बनेगा इससे क्वेश्चन। इस अधिनियम में संघ सूची जिसमें 59 विषय है, राज्य सूची जिसमें 54 विषय है और समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय को लेकर प्रावधान किया गया था। साथ ही साथ वैसे विषय जो न संघ सूची में था और न ही राज्य सूची में
था और न समवर्ती सूची में था। उस विषय को अपशिष्ट शक्ति के अंतर्गत रखा गया और इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि जो विषय अपशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आया है उस पर कानून बना के अधिकार गवर्नर जनरल का होगा। जो अपशिष्ट शक्ति रखा गया उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? गवर्नर जनरल का होगा। और क्या था कि इस अधिनियम के तहत दलित, महिला और मजदूर को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। देखिए दोस्तों, जब बात करते हैं पृथक निर्वाचन का, क्या पृथक निर्वाचन का, तब पृथक निर्वाचन का चर्चा हम देखें 1909 में देखें, 1919 में देखें, अब क्या देखें 1935 में देखें। तो 1919 के तहत किसको दिया गया था? तब मुसलमानों के दिया गया था, मुसलमानों के दिया गया था। 1919 के तहत किसका आया? जो अल्पसंख्यक था, अल्पसंख्यक लोग का दिया गया। किसका? अब जैसे सिख हो गया, ईसाई हो गया। और 1935 के तहत किसको पृथक निर्वाचन दिया गया? जो महिला और मजदूर हैं। कौन? महिला और मजदूर को दिया गया। अब पढ़ेंगे भारत का स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 का भारत का स्वतंत्रता अधिनियम। इस अधिनियम के तहत माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। इस अधिनियम ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को लाया गया। ब्रिटिश संसद ने इस अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को पारित किया। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। इस अधिनियम के प्रमुख विशेषता है दोस्तों, इस अधिनियम के तहत बेटन योजना को स्वीकृति प्रदान किया गया। ठीक है, इस अधिनियम ब्रिटिश संसद में इस अधिनियम को 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम है, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई को पेश किया गया। क्या? और जो 4 जुलाई का पेश हुआ उसको पारित कब किया गया? 18 जुलाई को किया गया, लगभग 14 दिनों में किया गया। और इस समय जो प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, कौन थे? क्लीमेंट एटली थे, क्लीमेंट एटली थे। अब इसमें जो प्रमुख विशेषता है उसको देखेंगे तो 15 अगस्त 1947 को भारत की सत्ता भारतीयों के हाथों में सौंप दी गई। इससे ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। यही कारण है कि 14 अगस्त को विभाजन भविष्य के रूप में मनाया जाता है। 14 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विभाजन भविष्य के रूप में मनाया जाता है। तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता कब मिली? 14 अगस्त को मिली। ठीक है, अब क्या देखेंगे, इस अधिनियम में यह प्रावधान किए गए कि दोनों देशों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे जिनकी नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत ये भी प्रावधान किया गया कि दोनों देशों में गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करेंगे? तो दोनों देशों में गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट करेंगे। इस अधिनियम में यह भी कहा गया था कि जब तक दोनों देश में संविधान बनकर लागू नहीं होता तब तक शासन प्रशासन दोनों देशों में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलाया जाएगा। दोस्तों, दोनों देश तो अलग अलग बन गया, लेकिन जब तक दोनों देश में संविधान बनकर लागू नहीं होता जब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चलाया जाएगा। इस अधिनियम के तहत भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रमंडल सचिव का पद लाया गया। 1947 भारतीय स्वतंत्रता के अधिनियम के तहत सचिव पद का समाप्त कर दिया गया और क्या? राष्ट्रीय मंडल सचिव पद का लाया गया। अब बात करते हैं बाल्कन समिति। तो बाल्कन प्लान क्या था? क्या बाल्कन प्लान क्या है? तो भारत में टुकड़ा टुकड़ा में बांटने के उद्देश्य से लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष जो प्लान रखा था उसे ही बाल्कन प्लान कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे अस्वीकार कर दिया
इस प्लान को इस्मा या डिक्की वर्ट प्लान के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जो बाल्कन प्लान है वो भारत को टुकड़ा टुकड़ा में बांटने के उद्देश्य से लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष रखा था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे अस्वीकार कर दिया। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि इस प्लान के संबंध भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से रहा। अंतरिम का मतलब क्या होता है? अंतिम से ठीक पहले। ठीक है, तो अंतरिम मंत्रिमंडल देखते हैं। समाप्त से ठीक पहले कौन अंतरिम मंडल था? तो आज़ादी से ठीक पहले का 2 सितंबर 1946 को गठित मंत्रिमंडल ही अंतरिम मंडल कहलाता है। इसके गठन के समय मुस्लिम लीग के सदस्यों में इसमें शामिल नहीं हुआ था। बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने शामिल हुआ। 5 सदस्य अंतरिम मंडल शामिल हुए थे। अब बात करेंगे कौन कौन सदस्य है, कौन विभाग कौन मंत्रिमंडल को मिला, कौन मंत्री को मिला था। तो इसमें देखिए, जो राष्ट्रमंडल संबंधी था, विदेशी मामलों परिषद के अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष, और जवाहरलाल नेहरू को मिले थे। दूसरा है गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग किसको मिले? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति जॉन मिठाई को मिला। श्रम विभाग किसको मिला? जगजीवन राम को मिला। रक्षा मंत्रालय किसको मिला था? सरदार वल्लभ देव सिंह को। कार्य खान एवं ऊर्जा किसको? CH भाभा को मिला था। किसको? CH भाभा को मिला था। और इसमें देखते हैं जो वित्त मंत्रालय था वो किसको पास था? लियाकत अली खान के पास। डाक एवं वायु अब्दुल रब नस्र के द्वारा था। रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय आसफ अली खान के पास। शिक्षा एवं कला श्री राजा गोपालाचारी के पास। वाणिज्य किसके था? आई चंदूगिर के पास। स्वास्थ्य विभाग किसके पास था? स्वास्थ्य विभाग था गजनफर अली खान के पास था। किसके? गजनफर अली खान के पास था। और जो विधि आयोग था, विधि आयोग मंत्रालय, विधि विभाग किसके पास था? जोगेंद्र नाथ मंडल के पास था। अब देखेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल क्या था। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद का शपथ लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाया था। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि कौन सा विभाग किसके पास है। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रमंडल विभाग, विदेशी मामलों वैज्ञानिक शोध का विभाग है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास रहे। गृह सूचना प्रसारण एवं राज्यों के मामले में सरदार वल्लभ भाई पटेल को। खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा किसके पास था? मौलाना अबुल अजब कलाम के पास था। रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय जॉन मथाई के पास था। किसको? जॉन मथाई के पास। अब यहाँ पे वित्त मंत्रालय था। वित्त मंत्रालय किसके पास था? RK षणमुखम रेड्डी के पास था, शेट्टी के पास था। विधि आयोग किसके पास था? BR अम्बेडकर के पास। श्रम मंत्रालय किसका? जगजीवन राम। रक्षा मंत्रालय सरदार वल्लभ देव सिंह के पास। स्वास्थ्य विभाग राजकुमारी अमृत कौर। वाणिज्य CH भाभा। संचार रफ़ी अहमद कबई। उद्योग एवं आपूर्ति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास रहा था। और जो इसमें नोट्स में दिया गया दोस्तों कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट नवंबर 1947 में RK षणमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। कब? स्वतंत्र भारत का पहला बजट। स्वतंत्र भारत में प्रथम मंत्रिमंडल या नेहरू मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने वाला प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए। इन्हें नेहरू लियाकत समझौता के कारण मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने
1951 में भारतीय जनसंघ के नाम से एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना किया। यही राजनीतिक पार्टी 1980 में भारतीय जनता पार्टी के नाम से पुनर्गठित हुआ, जिसके संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी एवं लाल कृष्ण आडवाणी को माना जाता है। दोस्तों, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 ईस्वी में भारतीय जनसंघ का नाम से एक राजनीतिक पार्टी का स्थापना किया था, वो आगे चलकर 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना गया, जिसका पुनर्गठित किया। संस्थापक कौन थे उस समय? अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी थे। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये आज पार्ट जो 2 था वो समाप्त हो गया है। चैप्टर नंबर 1 क्लियर हो गया है। अब आगे आएगा जो चैप्टर 2 आएगा। क्या चैप्टर 2 आप देखेंगे? अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर उसको देखिएगा। तो चलिए, धन्यवाद। आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेगा अगर आप पढ़ लिए हैं तो।